साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। और आज हम फिर से आप लोगों के लिए एमपी टेट वर्ग 3 के लिए और रीट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज जो हमारी चल रही है हिंदी शिक्षण शास्त्र की, उसका आज 5वां पार्ट लेकर के आए हैं। इसमें हम आज फिर से 15 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जो आपके 15 प्रश्न हैं फरवरी 2016 में पूछे गए सीटेट के प्रश्न हैं। तो सभी के सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जो आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, रीट के लिए भी, DSSB के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जो एकलव्य विद्यालय के अभी भर्ती होनी है उसके फॉर्म डल चुके हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज है, तो आप अंत तक जरूर देखें। और यदि आपको वीडियो सीरीज पसंद आए तो उसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हिंदी के बाद अभी अगले सब्जेक्ट मैथ है, पर्यावरण की पेडागोजी में लेकर के आने वाला हूं। साथ साथ आपकी वर्ग 3 के लिए बाल विकास के लिए रेगुलर टोटल आपका जो 75 से 80 नंबर का पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं, तीनों सब्जेक्ट पेडागोजी और बाल विकास का 30 नंबर का। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, साधारण तौर पर शिक्षक क्या समझते हैं कि बच्चे को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से, दोस्तों यहाँ पर शिक्षा नहीं है, यहाँ पर है शिक्षक। तो साधारण तौर पर शिक्षक को क्या समझते हैं कि बच्चे को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों का सही समझ हो जाए। तो ये तार्किक कैसा है हमें बताना है, अवैज्ञानिक है, सही या अस्वीकार्य है, वैज्ञानिक है या भाव स्वभाव के अनुकूल है। इस बात का हमें राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये तथ्य पूर्णतः वैज्ञानिक है कि बालक को जब तक वर्णों की पहचान ना हो तब तक उसको हमें लिखना नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि जो बालक होता है जब तक उसको सही तरीके से वर्णों की पहचान नहीं होगी और वर्णों के बारे में वह सही से नहीं समझ पाएगा, जब तक वह शुद्ध भाषा को नहीं सीख पाएगा, तो पहले नंबर हमें उसको वर्णों की पहचान कराना है। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा आपको इसमें एक बात और बता दूं कि जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ब्लूम हैं उनके अनुसार ज्ञान एवं बोध स्तर के उपरांत ही बच्चों को ज्ञान उचित प्रयोग करते हैं। जब तक बच्चे को ज्ञान और बोध नहीं होगा, अर्थात उनकी पहचान नहीं होगी, तब तक वह सही तरीके से नहीं सीख पाएंगे। इसलिए हम इसको पहले नंबर बच्चों को वर्णों की समझ सिखानी है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है। दोस्तों हमें बताना है कौन सी स्थिति में लेखन हो रहा है। तो पाठ्य पुस्तक से पढ़कर याद करके जब बच्चे लिख रहे हैं तो बिल्कुल नहीं, श्याम पट पर लिखे हुए कुछ शब्दों को समझकर लिख रहे हैं। थोड़ा सा ये सही आंसर हो सकता था, लेकिन और भी ऑप्शन पर विचार करना होगा। 2-2 के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं, पाठ्य पुस्तक देख करके बोल बोल कर लिख रहे हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे बेस्ट आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि जब बालक परिचर्चा करके लिखते हैं 2-2 के समूह में, 4 के समूह में, या फिर जब ग्रुप स्टडी करते हैं तो बच्चों के अंदर वास्तविक ज्ञान होता है, और जो उनका वास्तविक ज्ञान के बाद उनके अंदर के जो मौलिक विचार होते हैं वो उनके बारे में लिख पाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इससे बच्चों के अंदर विचारों की मौलिकता और उनके अनुभव को विशेष महत्व मिलता है। तो जब बच्चे 2-2 के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं, ये लेखन का सबसे अच्छा तरीका है इन ऑप्शनों को यदि सभी को देखा जाए तो। लेकिन यदि मान के चलो ये ऑप्शन ना हो तो फिर जब बच्चे श्यामपट से लिखे हुए को कुछ समझकर, मतलब जब तक वो समझ करके नहीं लिखेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। तो यदि ये ऑप्शन नहीं होता तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सबसे मजबूत उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा 1 के बच्चों का गृह कार्य जांच के समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है, आप क्या करेंगे। दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि हम प्राथमिक स्तर के बच्चों के हिसाब की पेडागोजी पढ़ रहे हैं, और हमें जानते हैं कि जब बच्चा प्राथमिक स्तर में होता है और जब वह लिखना प्रारंभ करता है तो टेढ़े मेढ़े लिखना स्वाभाविक है, और ये इसके सीखने का अभिन्न अंग है कि जब बच्चा शुरुआत में लिखेगा तो टेढ़े मेढ़े अवश्य होंगे अक्षर। तो हम क्या करेंगे कि उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए कुछ समय देंगे और अवसर देंगे, ताकि बच्चा अपनी त्रुटियों को खुद ही दूर कर सके। इससे वे अपनी स्वयं की त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करेंगे और उनके अंदर एक आत्मविश्वास भी जगेगा कि हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः है, इसलिए जरूरी है। दोस्तों हमें बताना है कि पाठ्यक्रम में कहानियों का शैक्षणिक प्रयोग मुख्य है,
तो इसके लिए क्या ज़रूरी है हमें ये बताना है इसमें। तो दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का हमें जो राइट आंसर है हमारा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्मरण क्षमता का विकास। क्योंकि कहानी को पाठ्यक्रम में जैसे हम शामिल करते हैं तो बच्चों के जो होते स्मरण करने की क्षमता का विकास होता है, क्योंकि कहानी के पात्रों और घटनाओं को जब बच्चे सुनते हैं तो उनसे वह अधिक प्रभावित होते हैं और कहानी में रुचि होने के कारण वह उनको याद भी कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कि बच्चे के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक उद्देश्य क्या है कि वह स्मरण क्षमता का विकास करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं हैं, बशर्ते वाक्य सीधे व सरल हों, सार्थक तथा मज़ेदार हों, जोर से बोले गए हों, पहले से सुने हुए हों। तो दोस्तों इन चारों में से जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कि बशर्ते वाक्य कैसे हों, लंबे कितने भी हों, सरल और सीधे भाषा में लिखे गए हों, तो बच्चे उनको बड़ी आसानी से समझ लेते हैं, क्योंकि इससे बच्चे कहानी में रुचि लेते हैं। और इस स्तर के बच्चों को जटिल संरचना वाले वाक्य समझ में आते नहीं हैं, क्योंकि बच्चे प्राथमिक स्तर पर 1 से 5वीं तक का स्तर होता है, तो उसमें बच्चों की जो उतनी समझ भाषा के प्रति नहीं होती कि वो क्लिष्ट शब्दों को समझ सके। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे क्या करें। हमें 4 ऑप्शन एक बार फिर दिए गए हैं। तो सबसे सही तरीका क्या है कि याद 12 खड़ी अच्छी तरह याद कर लें। दोस्तों जहाँ पर भी हमसे कंठस्थ या याद करने की बात है उसको हमें कभी भी सही आंसर नहीं बताना, बिना मात्रा वाले शब्दों की बढ़ती नहीं बता सकें, चित्र के साथ अनुमान लगाना सीख सकें, सबसे पहले वर्णों की पहचान करना सीखें। दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कि पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका है कि चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें, क्योंकि जब बच्चा चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखता है तो उसको सीखने की क्षमता और अधिक विकसित होती है, क्योंकि इससे पढ़ने की प्रक्रिया बच्चों की रुचि होती है। और साथ के साथ जब वो चित्र को देख करके अनुमान लगाते हैं तो उनके अंदर कल्पना का विकास होता है, क्योंकि एक चित्र को देख करके 4 बच्चे 4 तरीके की कल्पना करते हैं, तो उनके अंदर जो मौलिक कल्पना है उसका विकास होता है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो, दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि यदि हमारे साथ टेक्स्ट तो है, टेक्स्ट के साथ यदि कोई चित्र हो तो कितना अच्छा होगा और पठन सामग्री से क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना और आसान हो जाएगा। जैसे हमने बच्चे को पढ़ाया आ से अनार, यदि हमने केवल आ लिख दिया तो बच्चा अनार के बारे में उतना अच्छा अनुभव या अनुमान नहीं लगा पाएगा, लेकिन यदि हमने आ लिखने के साथ यदि बोर्ड पर एक अनार भी बना दिया तो बच्चा अब आ से अनार देखेगा और उसके अंदर अनार की चित्र बन जाएगा और वह अनुमान लगा पाएगा कि इस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जब पठन सामग्री के साथ कुछ लिखित या चित्र भी हो तो अनुमान लगाना आसान हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे में आता हो। दोस्तों ऐसा प्रश्न पिछली बार और रिपीट हुआ है, लेकिन वहाँ पर सामाजिक की जगह भौगोलिक शब्द था। आपको बता दूं क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, जो लोग रेगुलर सीरीज देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं उनको पिछली बार के क्वेश्चंस के बारे में पता नहीं होगा और हो सकता है कमेंट कर दें कि इसका आंसर संज्ञानात्मक है, जिनने पहले की सीरीज देखी है। तो आपको बता दूं कि जब यहाँ पर यदि सामाजिक ना हो और सामाजिक की जगह यदि भौगोलिक शब्द आ जाए तो हमें संज्ञानात्मक पर टिक करना है, लेकिन जब यदि संज्ञानात्मक और सामाजिक दोनों ऑप्शन एक साथ मिल जाए तो हमें सामाजिक पर टिक करना है। तो 1 साल के बच्चे को ऐसे भाषा में बातचीत की जा सकती है जो उसके किस चीज़ में आता हो, सामाजिक दायरे में आता हो, उसके परिवेश में आता हो, क्योंकि 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके सामाजिक दायरे में आता है। प्रारंभिक ज्ञान को ही यहीं से होता है, क्योंकि बच्चे का जो प्रारंभिक ज्ञान होता है वो सामाजिक दायरे से ही प्रारंभ होता है, उसके सामाजिक परिवेश से उसको प्रारंभ होता है, इसलिए इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको बता रहा हूँ कि पिछले प्रश्न में यहाँ भौगोलिक था, इसलिए वहाँ पर राइट आंसर संज्ञानात्मक लगाया था, और यदि यहाँ पर भौगोलिक होता तो अब भी संज्ञानात्मक लगता, लेकिन यहाँ पर सामाजिक ऑप्शन में है भौगोलिक की जगह, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट उत्तर हमारा सामाजिक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चोमस्की के अनुसार भाषा क्षमता जन्मजात होती है, वह क्षमता विद्यालय से प्राप्त करता है, अनुकरण से सीखी जाती है, या भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि है। दोस्तों तो चोमस्की है, इन्होंने भाषा के संबंध में बात की है और इन्होंने भाषा के कई
सिद्धांत भी दिए हैं सीखने के, जिसमें से इन्होंने बताया है कि जो भाषा सीखने की क्षमता होती है बच्चे के अंदर जन्मजात होती है। बच्चे के अंदर एक लैड पाया जाता है। लैड दोस्तों एक शब्द है, इसको बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसका फुल फॉर्म भी हमसे पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कि बच्चे के अंदर भाषा क्षमता जन्मजात होती है, ऐसा माना है चोमस्की ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है। दोस्तों मुद्रित मतलब जो लिखा हुआ है वो परिवेश कैसे रचा जा सकता है। दीवारों पर सूक्तियाँ और उपदेशात्मक संदेश लिखकर, केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर, दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर। दोस्तों तो दो चीज़ हमें विशेष ध्यान रखनी है। जब भी हमसे यहाँ नहीं बल्कि कहीं भी कोई प्रश्न पूछा जाता है और उसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे केवल, दोस्तों केवल शब्दों को हमें बिल्कुल भी ये नकारात्मकता वाले शब्द हैं जो सारी चीज़ों को नकारते हैं और हमें सारी चीज़ों को नहीं नकारना है। केवल वाले शब्दों को हमें बिना देखे ही गलत कर देना है। तो दो ऑप्शन तो हमारे वैसे ही गलत हो गए। अब बचते हैं पहला और चौथा ऑप्शन। दोस्तों दीवारों पर लिखी सूक्तियाँ और उपदेश को संदेश को बच्चा प्राथमिक स्तर पर देख करके पढ़ और समझ नहीं सकता, क्योंकि उनकी भाषा कठिन होती है और उनके अंदर इतनी समझ नहीं होती। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा गलत हो जाता है। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर बचता है कहानी कविता के पोस्टर बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित करने से, क्योंकि जो बच्चों के काम होंगे कहानी पोस्टर होंगे उसमें बच्चे रुचि भी लेते हैं और साथ के साथ बच्चों को जो बच्चों के द्वारा काम किए गए हैं उनसे एक दूसरे से प्रेरित भी होते हैं। इसलिए यह सबसे बेस्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निशिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बात करती है परंतु कक्षा में उत्तर देते समय वह हकलाती है। वह संभवतः क्या है, उसकी हमें 4 कमी यहाँ पर दी गई हैं, उसमें से हमें बताना है क्या है। बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है, अपनी कक्षा में हंसी का माहौल करना चाहती है। दोस्तों तो हंसी का माहौल बिल्कुल नहीं आएगा जब वह हकलाएगी तो, क्योंकि कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि वह हंसी का पात्र बने। घर से पाठ याद करके नहीं आती है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यदि वह याद करके नहीं आती तो अपने सहपाठियों के बीच में ठीक से बात नहीं कर पाती। जानबूझकर ऐसा करती है तो कोई बच्चा ऐसा जानबूझ करके बिल्कुल नहीं करता है। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। वह बड़े समूह में जब बोलती है तो दबाव महसूस करती है, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको याद तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब वो बड़े मंच पर जाते हैं या बड़े ग्रुप में बोलते हैं तो उनके अंदर जो क्या होता है वो इन सारी चीज़ों को नहीं बोल पाते, क्योंकि दबाव महसूस करते हैं और हकलाने लगते हैं। तो यही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। दोस्तों आपको बता दूं कि हमें राइट आंसर से साथ साथ हमें इस चीज़ पर भी विशेष ध्यान देना है कि 3 गलत हैं कौन कौन से हैं, क्योंकि यदि हमें 3 गलत पता चल जाएंगे तो पेडागोजी का ये माहौल ही होता है और ये नियम होता है कि यदि हमें 3 गलत पता चल जाएंगे तो हमारा चौथा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा और हमें गलत आंसर भी खोजना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं हो सकता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है। दोस्तों सुनना और बोलना दोनों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है कि हमें साथ के साथ 2 चीज़ें सीखनी है, एक तो लिसनिंग और स्पीकिंग, दोनों चीज़ें एक साथ सीखनी है। इसके लिए सबसे बेस्ट उत्तर जो हमारा होगा कहानी कहना और उन पर बच्चों की प्रतिक्रिया को जानना, क्योंकि दोस्तों जब हम बच्चा कहानी कहेगा तो दूसरा सामने वाला बच्चा सुनेगा और जब वह सुनेगा तो अपने अनुभव के साथ उसको सही तरीके से दोहरा करके बोलेगा, तो ये प्रक्रिया सबसे सही होगी। क्योंकि सुनना बोलना कौशल कहानी कहने और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानने की सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि इससे बच्चे के अंदर दोनों कौशल का विकास भी होगा और उनकी विचारात्मक क्षमता जो उनकी मौलिक क्षमता है विचार करने की उसका विकास भी होगा। तो ये था आज का 12वां प्रश्न। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी तरभाषी अरुचि प्रकट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ऐसा क्यों। हिंदी तर मतलब ऐसे स्टेट या ऐसे बच्चे जिनकी मौलिक भाषा या मातृभाषा हिंदी नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है। जैसे कि हिंदी भाषी बच्चे को जब इंग्लिश पढ़ाई जाती है, जो नॉर्मली हिंदी मीडियम का बच्चा है, तो वह इंग्लिश के प्रति उतनी रुचि प्रदर्शित नहीं कर पाता जितनी उसकी हिंदी के प्रति होती है, क्योंकि उसकी मातृभाषा हिंदी है। वैसे ही जो हिंदी तरभाषी बच्चे होते हैं उनकी मातृभाषा कोई और हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, मलयालम हो सकती है, कन्नड़, तमिल, कोई भी हो सकती है। तो बच्चे की जो मातृभाषा हिंदी न होने के कारण वह अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है उसको, और मातृभाषा ना होने के कारण वह उससे हिंदी तरभाषी अरुचि प्रकट करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मातृभाषा से विशेष लगाव होता है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जैसे एक बार फिर से आपको बता दूं कि कोई हिंदी भाषी राज्य का बच्चा है और हिंदी भाषी राज्य का होने के साथ साथ हिंदी भाषी राज्य के होने के साथ साथ वह इंग्लिश भाषी या इंग्लिश वाले या किसी अन्य स्टेट में ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ इंग्लिश नहीं बोली जाती, तो उस जगह बच्चे को क्या होता है कि वह बालक अपनी हिंदी के अलावा अन्य भाषा के प्रति अरुचि प्रदर्शित करता है। वैसे ही वो बच्चे इसके प्रति कर रहे हैं या हिंदी भाषा के प्रति कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चे के भाषा विकास के लिए निम्न में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होगी? दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। हम 15 प्रश्न रोज पढ़ते हैं, जो 15 प्रश्न पिछले पुराने प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमें राइट आंसर बताना है कि बच्चे को निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होगी, हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे अभिभावक जो अच्छी तरह से सीडी ला करके बच्चों को सुनाते हैं, दोस्तों केवल सुन करके कुछ नहीं होने वाला। ऐसा अध्यापक जो भाषा के नियमों को समग्र जानकारी दे सके, केवल नियम दे करके कुछ नहीं होने वाला। घर का ऐसा परिवेश जहाँ मानक भाषा बोली जाती है, तो भी कुछ नहीं होने वाला। हमें क्या करना है, घर तथा पास पड़ोस को ऐसा परिवेश जहाँ बोलने सुनने के बहुत अधिक अवसर सुलभ हो। दोस्तों बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने हैं। एक ही शब्द पूरे की पूरे उत्तर की प्रकृति को बदल के रख देता है। जहां हमें बच्चे को अवसर मिलते हैं वो सबसे बेस्ट उत्तर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा। घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश जहां सुनने के बहुत से अवसर सुलभ होते हैं। इससे बच्चा भाषा के विकास में सबसे अधिक होगा कि बच्चे का जो भाषा विकास सर्वोत्तम होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोमती सा को सा बोलती है, आप उसे टोकती नहीं है, सहज अभिव्यक्ति के अवसर देती हैं, परंतु चिंतित हैं कि किस तरह से उसका उच्चारण ठीक करवाया जाए। तो आप क्या करेंगे, आपको बताना है। दोस्तों गोमती एक बच्चा है जो किसी कक्षा में पढ़ता है और वह सा और सा में अंतर नहीं समझ पाता और उन दोनों को वह बोलता है। इसका अंतर यह है कि उसके मातृभाषा का उस पर असर है। लेकिन हमें एक बात को भी ध्यान रखना है कि उसके इस जो त्रुटि हो रही है इसको सुधारना भी है और बच्चे को क्या करना है कि उसको नकारात्मकता का बोध भी ना हो। तो हम क्या करेंगे, बच्चे को सा और सा के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने के विशेष अवसर देंगे और धीरे धीरे उसको उसके बारे में समझाएंगे, अवसर दे करके कि आप इसके बारे में धीरे धीरे सुने। और उसको जब दोनों ध्वनियों की जो अंतर है सा और सा, दोस्तों एक होता है शा, एक होता है सा, एक होता है आपका तालव्य सा और एक होता है आपका दंतोष्ठ सा। तो दोस्तों इसके अंतर के बारे में बच्चे को हम जब अवसर देंगे, श्रवण सामग्री उपलब्ध कराएंगे, तो धीरे धीरे वह सीख जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर है। इस तरीके से हमने शिक्षण शास्त्र के पार्ट नंबर 5 के आज 15 प्रश्न तक कंप्लीट किए। इसके पहले के 4 वीडियो आपको हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। और यदि आप पूरी रेगुलर सीरीज देखते हैं तो गारंटी लेता हूँ आपके भाषा के जो भी आपके पेडागोजी के प्रश्न होंगे पूरे आपके कहीं से निकलने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब 20 सेट यहाँ पर लगाने वाले हैं भाषा शिक्षण के। 20 मतलब आप इसमें यदि 15 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 से 400 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो सीटेट में पहले पूछे गए हैं। तो जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।